नमस्कार, आपकी बात करने, आपके हक की आवाज उठाने का न्यूज वन इंडिया पर हमारा ये अभियान लगातार जारी है। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया का एक खास शो कंचन का अभियान। 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में होने में अभी वक्त है, लेकिन माहौल बनाने में अब कोई भी पार्टी वक्त नहीं ले रही है। बीजेपी ने लगातार 3 दिनों तक बैठक करके विपक्षियों में हलचल बढ़ा दी। बीजेपी एक बार फिर से 300 सीटों का नारा दे रही है। वहीं सीएम योगी का कार्यकाल भी ठीक रहा है। अब विपक्ष की सत्ता में कैसे वापसी होगी ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन सत्ता की लड़ाई में बने रहने के लिए विपक्षी पार्टियों ने पहला दांव चला है और सभी का दांव एक ही निशाने पर है, वो है अल्पसंख्यक। क्योंकि ये अल्पसंख्यक हमेशा ही बीजेपी से दूर माने गए हैं, जबकि सपा और बसपा ने हमेशा इन्हें अपना माना है। चुनाव में जमकर टिकट भी बांटा है तो कांग्रेस भी कुछ मुस्लिम नेता जैसे नसीम खान सिद्दीकी जो बसपा से कांग्रेस में आए थे, इमरान मसूद जो विवादों में खूब रहे हैं और इमरान प्रतापगढ़ी के भरोसे मुसलमानों के करीब पहुंचना चाहती है। लेकिन यूपी में पिछले कई सालों के चुनावी नतीजे बताते हैं कि उत्तर प्रदेश का मुस्लिम सपा और बसपा को ही अपना मानता है, जबकि बीजेपी को इस समाज से जो भी वोट मिले हैं वो उनके लिए बोनस है। आपको एक आंकड़ा बताती हूं जिसे जानकर आपको ये मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि विपक्षी पार्टियां मुस्लिमों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधती रही हैं। 2014 लोकसभा चुनाव, 2017 विधानसभा चुनाव और 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। बावजूद इसके बीजेपी को नुकसान नहीं बल्कि बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। हाँ, यूपी में मोहसिन रजा को अल्पसंख्यक मंत्री जरूर बनाया गया। हालांकि यूपी की राजनीति में जब मुस्लिम वोटर्स की ताकत देखेंगे तो इनकी अहमियत भी आपको समझ में आएगी। फिर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते 2014 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं चुना गया। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में 6 मुस्लिम सांसद चुने गए, लेकिन फिर से 2017 विधानसभा चुनाव पर अगर नजर डालेंगे तो सबसे कम 23 विधायक चुने गए हैं, जो 50 साल में पहली बार हुआ है। जबकि 2012 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 68 मुस्लिम विधायक चुने गए। अब 2022 में क्या होगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन सभी पार्टियों के मुस्लिम नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया। इसलिए हम कह रहे हैं 22 की बिसात मुस्लिम किसके साथ। दो 2022 में मुसलमान किसके साथ है ये सवाल बेहद अहम है। सपा बसपा अब अलग अलग है तो मुस्लिम वोटर किस ओर जाएंगे, इन्हीं सवालों के बीच सबने अपनी चाल चल दी है। सपा के 2 सांसदों ने बीजेपी के खिलाफ विवादित बयान देकर माहौल बनाने की कोशिश की है, तो मायावती ने शाह आलम को विधानमंडल दल का नेता बनाकर मुस्लिम समाज में एक संदेश भेजा है। और रही बात कांग्रेस की, तो इस पार्टी के मुस्लिम नेता भी वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सियासी बिसात बिछाई जा रही है उस पर मुसलमान किसके साथ आएगा, इसी पर आज कंचन का अभियान में चर्चा होगी। फिलहाल एक रिपोर्ट देखिए, फिर शुरुआत करेंगे चर्चा की। 22 में विपक्ष का मुस्लिम कार्ड, क्या बीजेपी फिर निकाल पाएगी कार्ड? सबने शुरू कर दिया बनाना माहौल। मुस्लिम वोट बैंक का है अहम रोल। यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव होने में अभी वक्त है, लेकिन माहौल बनाने में कोई कमी नहीं। 2017 में प्रचंड जीत हासिल करने वाली बीजेपी को हरा पाना मानो भरी गर्मी में रेगिस्तान में नंगे पांव चलने जैसा होगा। हालांकि पंचायत चुनाव के नतीजों ने विपक्ष को वापसी का मौका दिया है, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टियों का अलग अलग रहना बीजेपी के लिए फिलहाल अच्छी खबर है। यूपी की सत्ता में बने रहने के लिए अभी बीजेपी का 3 दिनों तक महामंथन चला, तो विपक्षी पार्टियों ने भी अब मोर्चा संभाल लिया है और सबसे पहले नजर मुस्लिम वोटरों पर है। सपा और बसपा दोनों ही मुस्लिम वोटरों पर हक जमाते हैं, तो कांग्रेस भी खुद को अल्पसंख्यकों की हितैषी बताती है, जबकि ये भी साफ साफ है कि बीजेपी को इस वर्ग से वोटों के मामले में ज्यादा उम्मीदें नहीं होती।
इसलिए उत्तर प्रदेश में 2014, 17 और 2019 का चुनावी इतिहास देखें तो बीजेपी की तरफ से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं रहा और इसका ही फायदा विपक्षी लगातार उठाने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ कर नहीं सके। लेकिन 2022 में सत्ता हासिल करने के लिए विपक्षियों ने मुस्लिम नेताओं पर अभी से दांव खेलना शुरू कर दिया है। सपा से 2 मुस्लिम सांसद एसटी हसन और शफीकुर रहमान बर्क ने अपने बयानों से सियासी खलबली मचाने की कोशिश की है और निशाने पर सिर्फ बीजेपी है। वहीं मायावती ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लेते हुए राम अचल राजभर और लालजी वर्मा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाते हुए शाह आलम को विधानमंडल दल का नेता बनाया है, जिससे मुस्लिम वोटरों को मायावती संदेश दे सकें। जबकि कांग्रेस भी मुस्लिम वोटरों को लुभाने में कोई कमी नहीं छोड़ती। सभी विपक्षी पार्टियों ने अपना पासा तो फेंक दिया है, लेकिन कामयाबी कितनी मिल पाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो मुस्लिम किसके साथ है? उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में होने वाले हैं और इसी पर आज चर्चा करेंगे। पैनल में हमारे साथ बीजेपी के सुलझे हुए प्रवक्ता कमर अली जी हैं, कांग्रेस से बेबाक बोलने वाली डॉली शर्मा, समाजवादी पार्टी से तेज तर्रार प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी हैं, बीएसपी समर्थक सतीश प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ एमएच खान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसी से शुरुआत करते हैं। लेकिन कमर अली साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, तैयारी हर पार्टी ने शुरू कर दी है, खासकर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही यहाँ पर खड़ा होता है कि आखिर मुस्लिम वोटर किसके साथ है? देखिए कंचन जी, आपको थोड़ा पीछे जाना होगा इस विषय के ऊपर जब आपने डिबेट रखी है। हमेशा अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों, खासकर भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा के हमेशा भारतीय जनता पार्टी से दूर रखा गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को टिकट दिया। जैसे कि आपने देखा शाहनवाज हुसैन साहब बिहार से लड़े चुनाव और जीत हासिल की। आपने देखा रामपुर से मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने जीत हासिल की। फिर चौधरी शाह आलम साहब को टिकट दिया गया था, आजमगढ़ से टिकट दिया गया था। मोहम्मद आरिफ साहब खान को टिकट दिया गया था, नहीं जीत पाए दोनों लोग। फिर आपने देखा गफ्फार खान साहब लड़ते थे, विधानसभा हमारी यहाँ लड़ते थे, तिलहर विधानसभा सीट हुआ करती शाहजहांपुर से, वहां से लड़ते थे। सैयद गैरुल हसन रिजवी साहब को रायबरेली सदर से टिकट दिया गया। तो हमारे क्या बराबर टिकट दिया गया है। 2014 में आपने किसको दिया था लोकसभा चुनाव में? 2017 में किसको दिया था और 2019 लोकसभा चुनाव में किसे दिया था? देखिए, जब लोगों ने टिकट मांगा, आवेदन किया, तो हमारी पार्टी ने उस पर विचार किया। जब टिकट मांगा है, जब उनको नहीं, आप मुझे 2014 लोकसभा, 2017 विधानसभा, 2019 का बता दीजिए, क्योंकि मैं तो देख पा रही हूँ कि किसी मुस्लिम को आपने टिकट नहीं दिया है, हालांकि आपके अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा जी हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। देखिए, अब आपने कही ना बात, तो आप मेरी पूरी सुनिए, फिर थोड़ा सा अगर आपको अच्छा लगे बात को तो फिर आप मुझे उस बारे में बताइएगा। देखिए, अगर कोई कारणवश टिकट किसी ने नहीं मांगा और टिकट उससे नहीं देने का कोई सवाल ही नहीं उठता, जब मांगेंगे तो बिल्कुल दिया गया। आपके सामने मैंने साफ बिल्कुल रखे। और देखिए, अगर हमारे यहाँ कोई जीत के नहीं आया, मान लिया किसी ने टिकट नहीं मांगा, मोहसिन रजा साहब को मंत्री बनाएंगे, बुक्कल नवाब साहब मिलती हैं, दो यूपी से मिलती हैं। आज की तक सैयद जफर इस्लाम साहब हमारे यहाँ राज्यसभा से हैं यूपी में। ये देखिए बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अगर आप देखेंगी, हमने जम्मू कश्मीर में भी टिकट दिया, हमने पश्चिम बंगाल में भी टिकट दिया, हमने केरल, हमने जहां जहां लोगों ने मांगा है हिंदुस्तान में, हमने वहां उनको मुसलमान भाइयों को, अल्पसंख्यकों को टिकट दिया है। सर यूपी में बताइए ना। 14 भी दिया गया। देखिए नहीं, अगर उन लोगों ने मांगा है, जबकि हमने 2 एमएलसी दिए, एक राज्यसभा दिया है। कंचन जी, इस बात पे तो गौर करेंगी आप। डॉली शर्मा जी, आपके तो कांग्रेस नेता नजर आते हैं और कईयों के नाम भी हमने गिनाए हैं, इमरान प्रतापगढ़ी हो, और लेकिन एक बात समझाइए, कांग्रेस ने शुरुआत में जब किसान आंदोलन चला था बहुत मेहनत की, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता दिखाई दिए, प्रियंका गांधी वाड्रा का एक अलग रूप नजर आया, लेकिन ग्राउंड पर कांग्रेस नजर नहीं आ रही है। 2022 की क्या रणनीति है आप लोगों की? सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, चाहे कोविड क्राइसिस में लोगों की मदद करना हो, चाहे मजदूरों को राशन पहुंचाना हो, ऑक्सीजन, दवाई, चाहे बेड दिलाना हो, अगर कहीं है तो सिर्फ कांग्रेस होती है जमीन पर। चाहे आप, मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे
टॉपिक्स ही क्यों चूज किए जाते हैं हिंदू मुस्लिम वाले? ये हिंदुस्तान है और डॉली जी आपको नहीं बोलना था तो आप नहीं बोलती। नहीं ये टॉपिक तो कंसर्न है हमारा। अल्पसंख्यक इस देश का हिस्सा है, इस देश का हिस्सा है। जितनी आजादी हिंदुओं को है उतनी आजादी मुसलमानों को भी है। दुनिया भर के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश है हम। ये क्या कंसर्न हुआ कि ऐसी टॉपिक क्यों चूज करते हैं आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, मुस्लिम वोटरों पर सियासत करते हैं और हम ऐसी टॉपिक चूज करते हैं। आप बराबर का अधिकार दीजिए ना सबको। आप हिंदू मुस्लिम पे क्यों बांट रहे हैं? आप सियासत करें, आप सियासत करें और हम सवाल भी ना पूछें। डॉली शर्मा जी शोभा देता है क्या? टॉपिक मत लीजिए ना। आप सियासत करते हैं, हम सवाल भी ना करें। नहीं। प्रियंका गांधी का हिंदुत्व चेहरा नजर आ रहा था। प्रयागराज में मौनी अमावस्या में डुबकी लगाई थी, सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि नजर आई थी। आप हिंदुत्व की छवि को अपनाने की कोशिश करें और हम आपसे सवाल भी ना करें। राहुल गांधी केरल में जाकर उत्तर भारत की बुराई करते हैं और हम आपसे सवाल भी ना करें। बीजेपी फेल हो चुकी है कंचन जी। ना कोविड में लोगों को राहत दिला पाई, ना ऑक्सीजन बेड सिलेंडर दिला पाई। पूरी तरह भाजपा फेल हो चुकी है। आप हिंदुस्तान को बांट कर क्यों करना चाहते हैं? सबको एक साथ बराबर लेके चले ना। आप हिंदुस्तान के लोगों के विकास पे चर्चा करें। आज कौन बांट रहा है हिंदुस्तान को? बेरोजगार हैं लोग। डॉली शर्मा जी कौन बांट रहा है हिंदुस्तान को? कौन बांट रहा है हिंदुस्तान में? आज बेरोजगारी की दर बढ़ गई है। नहीं पर बांट कौन रहा है? आप उस पर चर्चा करें। जो बदहाल आज हिंदुस्तान को भारतीय जनता पार्टी ने किया है उस पर चर्चा करें। आप हिंदुस्तान के विकास पे चर्चा करें। डॉली जी जो बीजेपी ने हालत कर दी है 7 साल में, हमारी टॉपिक हम डिसाइड करेंगे ना। चर्चा करें डॉली जी हमारी टॉपिक तो हम डिसाइड करेंगे। आप टॉपिक ऐसे डिसाइड करेंगे तभी तो ये आप सियासत कर लेते हैं उस पर, हम आपसे सवाल भी ना पूछे। डॉली जी ऐसे अच्छा लगता है क्या? ऐसे अच्छा लगता है क्या? पार्टी विकास नहीं करती, सिर्फ बंटवारे। ठीक है उस पर हमने सवाल किए हैं। लोगों को बांटती है, लोगों को बांटती है। फिर सरकार क्यों आती है भारतीय जनता पार्टी की? धरातल पे जीरो है। क्यों सरकार क्यों आती है? लोगों ने चुना था इन्हें। आप लोग तो ये भी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री बदला जाएगा। बीएल संतोष पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री बदला जाएगा। आज धरातल पर भाजपा ने सिर्फ लोगों को बेरोजगारी दी है, लोगों को जीने के लिए, सांसों के लिए तरसाया है और मरने के बाद शमशान घाट के लिए तरसाया है। आज विकास की कहीं चर्चा नहीं होती। धरातल पर इनकी कोई योजना नहीं आती। आप इंसानियत पे बात करें। हर धर्म और जात से पहले इंसानियत है। ठीक है आप लोग सियासत करते हैं, हम तो सवाल पूछेंगे ना। डॉली जी सियासत करने आप पहुंच जाते हैं, हिंदुत्व की छवि अपनाने आप पहुंच जाते हैं। प्रयागराज में, बनारस में अलग सी नजर आती है। अचानक से आपको चुनाव से पहले मंदिरों की याद आती है। बोला तो था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि चुनाव नजदीक आते हैं आपको मंदिर के दर्शन याद आते हैं। आप करें तो पाठ पूजा, हम करें तो धर्म की बात। हम तो सवाल कर रहे हैं यूपी में कहाँ है कांग्रेस? यूपी में कहाँ है कांग्रेस? डॉली जी बताइए ना, यूपी में कहाँ है कांग्रेस? गाजियाबाद में पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक, एक नेता चुना हुआ नजर नहीं आया लोगों की मदद करते हुए। अगर मदद करते हुए कांग्रेस हर जिले में उलेमा सम्मेलन क्यों करा रही है? डॉली जी कांग्रेस हर जिले में उलेमा सम्मेलन क्यों करा रही है? अगर जमीन पर मदद करता हुआ आम इंसान की कोई पाया जा रहा था तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता पाया जा रहा था। कंचन जी आप कैसी बातें कर रही हैं? सतीश प्रकाश जी पर कहाँ है? सतीश जी बीएसपी ने लालजी वर्मा और राम अचल राजभर को पार्टी से निकाल दिया है। 2 दिग्गज लोगों को पार्टी से निकाल दिया है। क्या स्ट्रैटेजी है? कौन बचा है अब बसपा के पास इस वक्त? 2022 इतने करीब हैं, सभी पार्टियां कोई ना कोई रणनीति कर रही है। उधर समाजवादी पार्टी के 2 सांसद आए दिन मुसलमानों को लेकर कोई ना कोई बयान देते हैं, केंद्र सरकार पर हमलावर होने की कोशिश करते हैं। लेकिन बीएसपी में 2 कद्दावर को निकाल देना क्या दर्शाता है? क्या स्ट्रैटेजी है? नहीं देखिए, अटल बिहारी जो लाल कृष्ण आडवाणी जी से तो बड़ा बीजेपी का कोई लीडर नहीं हो सकता। वो आजकल कहाँ है? गोविंदाचार्य जी कहाँ है? उमा भारती जी कहाँ है? ठीक है, लालजी वर्मा और राम अचल राजभर का बोलिए ना। नहीं देखिए, सुनिए
ये किसी भी राजनीतिक दल का आंतरिक मामला है। कोई भी राजनीतिक दल अपने तरीके से काम करता है, मुद्दा ये नहीं है। देखिए मुद्दा ये है, अभी आप पोलराइजेशन की बात कर रहे थे, जिस तरह का उत्तर प्रदेश में जो माहौल तैयार हुआ है, देखिए कोरोना ना हिंदू देखता, ना मुसलमान देखता, ना जाति देखता, ना धर्म देखता। वो एक बीमारी है, उसको एक बीमारी की तरीके से लेना चाहिए। सरकार फेल है, उससे निपटने पर के लालजी वर्मा और रामचंद्र चले राजभर को जाएंगे। क्यों निकाला, बताइए ना। नहीं आप सुनिए ना, आप ठीक है, सुनिए। कोविड वगैरह हम लोग ने चर्चा की, हम चर्चा करते रहते हैं। आप बताइए, मतलब मैं कंसर्न हूँ 2022 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं सर, किसी भी राजनीति, देखिए किसी क्यों भी निकाला? राजनीतिक दल पार्टी में- की क्या स्ट्रैटेजी है आने वाले चुनाव को लेकर? और बीएसपी विपक्ष में कहीं नजर नहीं आ रही है, खाली ट्वीट कर देना और एक दो बातें बोल देना। कई बार तो ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रही है राज्यसभा चुनाव में, आपने देखा होगा, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या है सतीश प्रकाश जी? नहीं आप सुनिए ना, अरे भाई हम जीते ना, ये तो हमसे सवाल थोड़े पूछोगे। हम एक राजनीतिक दल है, उत्तर प्रदेश की 4 बार हमने सत्ता चलाई है। जीती तो समाजवादी पार्टी पंचायत चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया उन्होंने। नहीं देखिए कंचन जी, कहीं ना कहीं एक भ्रम है। 53% गांव के बीएसपी की जो सेकेंड प्रधान लाइन हैं, लीडरशिप खत्म हो चुकी है सतीश आप प्रकाश जी। सेकंड और थर्ड की बात ना करें। मोदी जी के बाद सेकंड लाइन का लीडर कौन है, आप बताइए ना। सेकेंड योगी लाइन जी उत्तर लीडरशिप प्रदेश के खत्म बाद हो कौन चुकी लीडर है, है, आप बताइए उत्तर ना। प्रदेश की नहीं, आप सियासत बताइए ना। बदलती जा रही है। अगर बीजेपी ठीक है, में राजकुमार तमाम भाटी जी, क्या तमाम बसपा की राजकुमार भाटी जी, समाजवादी पार्टी ने, मैंने बार बार आपको बधाई दी कि पंचायत चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन पिछले 2-3 दिन से जो बयान सांसदों के आ रहे हैं और उस पर हम जब भी प्रतिक्रिया लेते हैं तो कोई बोलने में राजी नहीं होता है। क्या अल्पसंख्यकों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है इस तरह की बयानबाजी करके? आपने वैसे लगभग फैसला तो सुना ही दिया। हमारा बोलना ना बोलना तो बेकार है, क्योंकि हमारी बात का कोई महत्व नहीं है। आपने फैसला सुना दिया। अरे कि पूरा भारतीय महत्व है जनता भाटी पार्टी साहब की आपकी सरकार बात का। बनेगी। विपक्ष बटा हुआ है, विपक्ष की सारी पार्टी अल्पसंख्यक के वोटों में लड़ेंगी और जो बहुसंख्यक समाज है वो टोटली बीजेपी को वोट देगा। ये जो बीजेपी के फटे हुए गुब्बारे में आप हवा भरने का प्रयास कर रही हैं, ये नाकाम होगी। ये कोशिश आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपका कुछ भी खेल सही। जब जो पार्टी मुख्यमंत्री के समर्थन में ट्वीट करने पे 2-2 रुपए दे सकती है, तो वो मुख्यमंत्री के समर्थन में डिबेट करने पे तो काफी पैसा देती होगी, 2-2.5 करोड़ रुपए तो देती होगी डिबेट करने का। तो डॉली शर्मा जी इस बात को समझ नहीं पाई, ऐसी इसलिए वो बातें आप ऐतराज पर कर शोभा नहीं दे रही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह की बातें करेंगे। एसटी हसन के बयान पर बताइए ना, एसटी हसन के बयान पर बताइए ना, शरफुल रहमान के बयान पर बताइए ना, उस पर क्यों नहीं बोल रही है समाजवादी पार्टी? हम जब योगी के खिलाफ चलाते हैं तब तो आप नहीं कहते हैं। सुनिए तब तो आपने, जब हमने रेमडेसिविर पर चलाया तब आपने नहीं कहा, जब ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी दिखाई तब आपने नहीं कहा, जो लखनऊ में हालात थे तब आपने नहीं कहा, जो लाशें बह रही थी गंगा के ऊपर तब आपने नहीं कहा कि वाह क्या चलाया आप लोगों ने। आपसे मैं इस तरह की भाषा एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ राजकुमार भाटी साहब, बहुत सीनियर पर्सन है आप। देखिए कंचन जी, ज्यादा मेरा मुंह मत खुलवाइए। जो आपकी पत्रकारिता का स्तर है, जिस तरह का आप खेल खेल रही हैं, आप नहीं। एसटी हसन पर बोलिए ना राजकुमार भाटी जी, एसटी हसन के बयान पर बता दीजिए। टूल किट है, ये बीजेपी का टूल किट है जिसे आप आगे बढ़ा रही हैं। बीजेपी चाहती है कि हिंदू मुस्लिम पर बहस हो, डिबेट हो। हमारी चिंता हिंदू मुस्लिम नहीं है। हम एडिटोरियली डिसाइड करते हैं। राजकुमार भाटी जी, बहुत देश के बड़े से बड़े पत्रकार हमारे चैनल में काम करते हैं जो एडिटोरियली ये डिसाइड करते हैं। टॉपिक पर आपको बात रखनी है, आप बात कीजिए, उसका स्वागत करेंगे हम। चैनल की पॉलिसी पर मत बोलिए प्लीज प्लीज। मैं उस कमेंट को बाय नहीं करूंगी आपका, ना मैं उसे ज्यादा देर चलने दूंगी। मुझे आप बोलने देंगे, नहीं बोलने देंगे? नहीं, चैनल की पॉलिसी पर मत बोलिए सर, आप सब्जेक्ट पर रहिए। आप सब्जेक्ट पर रहिए। पार्टी का एजेंडा चला सकती हैं, आप सब्जेक्ट पर रहिए। कोविड में जो लोगों की मौतें हुई, क्या वो पार्टी का एजेंडा दिखा रहे थे हम? जो लाशें बही, क्या वो पार्टी का एजेंडा दिखा रहे थे हम? आपने तो मेरे साथ इस डिबेट में कहा था राजकुमार भाटी जी कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदलेगा। बीएल संतोष यहां पर आए, हलचल हो रही है, उनके एक ट्वीट ने आप सबको शांत कर दिया। अब आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? कुछ दिन पहले जब डिबेट में आप बैठे थे, आप ही ने यह स्टेटमेंट दिया था कि उत्तर प्रदेश का मुखिया बदलने वाला है। क्या हुआ? ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। उत्तर प्रदेश में जो कमी रही वो भी हमने आपको दिखाई। तब आपने क्यों नहीं बोला कि पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं हम लोग?
अरे बोलने तो देंगे मुझे आप? सब्जेक्ट पर बोलिए ना राजकुमार भाटी जी, सब्जेक्ट पर प्लीज जवाब दूं। सब्जेक्ट पर बोलिए। सब्जेक्ट पे ही मैं बोल रहा हूं। ये कोई विषय नहीं है जिस विषय को आप चला रही हैं। दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे गोदी मीडिया ने कराए, बिके हुए पत्रकारों ने कराए। ये जो दो कौड़ी में पत्रकार बिक जाते हैं, ये अपने लालच में देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। देश के संविधान के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, लोकतंत्र के खिलाफ से एजेंडा चलाते हैं। एक दिन जनता आपका सच जान चुकी है। जनता आपके हमारी चिंता हिंदू मुसलमान नहीं है, हमारी चिंता नागरिक भूखे मर रहे हैं, वो चिंता है हमारी। हमारी चिंता लोग मर गए अलीगढ़ में। एसटी हसन साहब चिंता है आपकी? एसटी हसन साहब का बयान चिंतित करता है आपको पकड़ा गया बीजेपी कि शरीयत के साथ खिलवाड़ हुआ है और इसी वजह से महामारी में इतने लोगों की मौत हुई है? इनके बयान को एक्सेप्ट करते हैं आप राजकुमार भाटी जी? आप बोलना, मैं जब बोलना शुरू करता हूं आप लगातार बोलना शुरू आप एसटी हसन के बयान पर तो बोलिए ना। दुनिया भर की बातें तो आप तो मुझे पत्रकारिता सिखा रहे हैं। हमारी और आपकी चेयर में बहुत फर्क है, इसलिए मैं ज्यादा उस पर जाना नहीं चाहती हूं। आप एसटी हसन के बयान पर तो बोलिए, या किसी एजेंडे के साथ आए कि बोलेंगे ही नहीं? अरे सुनिए, मैं क्यों बोलूंगा? मेरा बयान नहीं है वो, एसटी हसन का बयान है, उनसे पूछिए आप। वो पार्टी का बयान नहीं है। कमर अली साहब, कमर अली जी, कोई बोल ही नहीं रहा है। इनके सांसद इस तरह की बयानबाजी करते हैं और ये बोलते ही नहीं है। आप अगर मुझे बोलने नहीं देंगे कंचन जी तो कमर अली साहब, कमर अली साहब, कमर अली साहब, मेरा सवाल कमर अली साहब से। नहीं, मैं अब उठ रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं आपकी डिबेट। थैंक यू राजकुमार भाटी जी फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच। कमर अली साहब, ये जितने भी सांसदों के बयान हैं उन पर इसी तरह समाजवादी पार्टी का रिएक्शन रहा है। हालांकि जिस दिन हमने डिबेट किया था उस दिन भी समाजवादी पार्टी से कोई बैठने को तैयार नहीं था, तो ये अपने आप दर्शा देता है कि समाजवादी पार्टी की सोच किस मानसिकता के साथ यहां आती है। कमर अली साहब, जो सांसद का बयान था उस पर तो कोई जवाब दिया नहीं गया, लेकिन बार बार इस तरह के मुद्दे उठाना कि हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश की जा रही है, कार्ड तो यहां समाजवादी पार्टी खेल रही है लगातार। कभी एसटी हसन कुछ कहते हैं, कभी शफीर उर रहमान कुछ कहते हैं, लेकिन पार्टी लाइन से कुछ क्लियर नहीं होता है इनकी। ऑडियो एक्शन ले तो उस पर कार्रवाई करी जाती है हमारे यहाँ। आपने देखा जब चुनाव आता है तो समाजवादी के कुछ विधायक, कुछ सांसद इस तरह के हिंदू मुसलमान कराते हैं, कांग्रेस कराती है। क्योंकि कांग्रेस के हिस्से में 27,000 दंगे हैं, समाजवादी के हिस्से में 4,500 दंगे हैं। मैं आपको बता दूं, ये मैंने आप बोल लीजिए जब आपकी बारी आएगी, आप बोल लीजिएगा आपकी जब बारी आएगी, आपको भी जवाब दीजिएगा, मैं आपकी बात को सुन लूंगा। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इस्लाम आतंकवाद इन्हें बताया, फिर उसके बाद सिंह आतंकवाद बताया, फिर हिंदू आतंकवाद बताया। आप नौजवानों की आपने जिंदगी बर्बाद कर दी। 20-20 साल बाद उनकी रिहाई हो, निर्दोष साबित हुए, आपने आतंकवाद में उनको बंद किया था, हर धर्म के लोगों को। देखिए आप धर्म खेल रहे हैं। माफ करिए, हिंदुस्तान की जनता आपको समझ चुकी है। आपने आतंकवाद में भी धर्म ढूंढ लिया। आपके तरीके इमरजेंसी हम नहीं लगा सकते, आपने इमरजेंसी लगाई, आपने लगाई, कोई बात नहीं है, जनता आपको जानती है। आपने आज की तारीख में जिस तरह से एक परिवार चलाता है वो चलाइए आप कांग्रेस, हमें आपकी सरकार चलाने में कोई आपत्ति नहीं, आप परिवार चलाइए। लेकिन आप जब दूसरे पे उंगली उठाते हैं, आपने 70 साल हुकूमत करी इस मुल्क में, आप बताइए इसको आपने विकास के लिए इस देश को रखा, आपने इसको विकसित नहीं किया। आज की तारीख में हमें 7 साल में जितने हमें कम संसाधन मिले थे उस पर हमने काम किया, उस पर हमने काम किया है। हमारी एक बात का जवाब दे दीजिए, हमारी सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए। कंचन जी उनसे बात का जवाब ले लीजिए कि 70 साल जिसने हुकूमत करी हो, इसने उस मुल्क को विकासशील देश रखा, विकसित नहीं किया। जरा इस बात को पूछिए ना, सच कड़वा होता है। आप इसलिए मेरी बात को रोकने का प्रयास कर रही हैं। देखिए जब बात हो रही है, जब एंकर ने आपसे पूछा, एंकर ने मुझसे पूछा, तो एंकर की जिम्मेदारी बनती है कि दोनों बातों को, दोनों को पहलू को दिखाया जाए। डॉली शर्मा जी, आप रोक रही है बात। डॉली शर्मा जी, एक एक करके बात कीजिए, आवाज जनता तक नहीं पहुंचती है। मुद्दा नहीं है, ठीक है, ब्रेक लेना पड़ रहा है। मैं आऊंगी डॉली शर्मा जी आपके पास, आऊंगी। ऐसी ही अगर आवाज
विपक्ष की जमीनी स्तर पर दिखाई दे तो शायद उत्तर प्रदेश की तस्वीर कुछ और हो। अल्पसंख्यकों को लेकर बार बार राजनीति की जाती है। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें 20% मुस्लिम वोटर्स हैं और बहुत इंपैक्ट डालते हैं। कि मुस्लिम वोटर्स का इंपैक्ट आने वाले समय में कितना होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जैसे ही पार्टियां बिखरती है मुस्लिम वोटर्स भी उसी तरह अफेक्ट होता है। इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है कि 2022 विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक किसके साथ होगा, क्योंकि जो पैटर्न रहा है पिछले कई समय से, इसे देखकर ऐसा ही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जब भी अल्पसंख्यक का साथ मिला है वो उसके लिए बोनस ही रहा है। लेकिन ऐसे यूपी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है खान साहब, बीएसपी ने जो लालजी वर्मा और राम राजभर को पार्टी से निकाल दिया है, क्या एक जो नई सोच आई है, बहुत बड़ा जोखिम लिया गया है लेकिन जो मायावती ने एक नया सोचा है कि लीडरशिप डेवलप करेंगे, क्या ये सोच आने वाले समय में कामयाब हो पाएगी? कंचन जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि 34 मिनट के बाद आपकी नजर मेरे ऊपर पड़ी है। और जितने भी आपके साथ पैनल बैठे हैं उनसे दो सवाल कर लिया आपने, उसके बाद आपने माफी चाहूंगी, ध्यान दिया। टेक्निकल प्रॉब्लम। अरे खान साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। देखिए, मैं आप सवाल पे आता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात होता है, कभी कभी किसी को नजर नहीं आता है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन मैं ऐसे चैलेंज पे कम जाता हूँ जहां मुझे इग्नोर किया जाता है। आप हमारे प्राइमरी गेस्ट हैं, बस टेक्निकल विंडो की प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी, इसलिए नहीं ले पाए आपको। चलिए, कोई बात नहीं। अब देखिए, मैं बात आता हूँ आपके टॉपिक पे। देखिए, हिंदू मुसलमान कौन सी ऐसी पार्टी है जो नहीं करती है? अगर कोई सफाई देता है तो बेईमानी कर रहा है। हर पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे कांग्रेस हो, सबको अपने अपने वोट बैंक की चिंता होती है और सब लोग करते हैं। अब आप अपने बयान में कह रही थी कि बीजेपी ने किसी को टिकट नहीं दिया, मोहसिन रजा को एमएलसी बना के मिनिस्टर बनाया गया। आप अपने बयान में कह रही थी, ये सत्य है, ये हकीकत है। और टिकट आपके बीजेपी में, उत्तर प्रदेश बीजेपी में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ एक बना हुआ है जिसमें सारे मुसलमान रहते हैं। तो क्या कमर भाई, छोटे भाई हमारे हैं, उनको मैं बड़ी इज्जत करता हूं कि तो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में किसी ने टिकट नहीं मांगा। चलिए, कोई बात नहीं, आपकी कमर भाई आप मांग लीजिए टिकट, आपकी 2022 में टिकट आप मांग लीजिए, देखिए आपको टिकट देते हैं ये लोग? टिकट नहीं देंगे आपको, क्योंकि ये भी यही राजनीति करते हैं। आप और समाजवादी पार्टी में आइएगा, चाहे बहुजन समाज पार्टी, चाहे कांग्रेस में, ये लोग फोकस मुस्लिम वोटर पर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पास वो हिंदू वोट नहीं आ पा रहा है। लेकिन अब जो स्थिति बनी है, अब जो कोरोना की स्थिति बनी है, जिसमें एक एक घर में 8-8 लोग मर गए हैं, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिला है, जिनको दवाइयां नहीं मिली हैं, आज भी उत्तर प्रदेश में अस्पताल सारे बंद हैं, कोई अस्पताल नहीं खुला हुआ। कोविड के सारे बेड पड़े हुए हैं। हार्ट का मरीज कहां जाएगा, इंसुलिन का मरीज कहां जाएगा, थायराइड का मरीज कहां जाएगा, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। जनता तरसता है, बदलाव होगा। कौन सत्ता में आएगा मैं ये भाषवाणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन बदलाव निश्चित तौर से है, घटाव बढ़ाव निश्चित तौर से है कि ये इसमें बदलाव निश्चित तौर से होगा। खान साहब, कांग्रेस को लेकर आपका क्या स्टैंड है? क्योंकि कांग्रेस ग्राउंड पर कहीं नजर नहीं आ रही, और जब हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बात की तारीफ करूंगी कि आपने समर्थन किया मेरी बात का कि हर पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है। हाँ, क्योंकि करती है। आपने जिस हिसाब से बुलाया, कांग्रेस पार्टी, देखिए बड़ा मुश्किल तो यही है। कांग्रेस पार्टी, जैसे आपने कहा कि या हमारे कमर भाई ने कहा कि 70 साल राज किया है। 70 साल में कांग्रेस पार्टी के रिजीम में, जब हुकूमत में कांग्रेस पार्टी आई है, उस वक्त 39% मुसलमानों की नौकरियों में उनका हिस्सेदारी थी। आज 1% से कम हो गया है। तो ये 60-70 साल में मुस्लिम कहां चले गए? सवाल इस बात का है, किसी भी मुसलमान को किसी पार्टी ने प्राइम मिनिस्टर आज तक क्यों नहीं बनाया? अगर आप वोट मुसलमानों की करते हैं तो आपने 2 बार अल्पसंख्यक समझा के सरदार जी को प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस ने बनाया, लेकिन मुसलमान को नहीं बनाया। क्यों भाई? राष्ट्रपति बनाते हैं जो जिसका कोई काम नहीं, जिसके पास कोई पावर नहीं होता, स्टैंप होता है कि राष्ट्रपति बनाएंगे। राष्ट्रपति तो बीजेपी ने भी बना दिया, तो इसमें कौन सा कमाल कर दिया? और देखिए, ये कांग्रेस के लोग, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका वाड्रा हो, अब ये लोग हिंदूवादी बनने की कोशिश करते हैं, वोट लेने की कोशिश करते हैं।
तो अगर आप वाड्रा लगा करके जाके गंगा जमुना में नहाइएगा तो कोई विश्वास नहीं करेगा। मैं अगर मुसलमान हूं और मंदिर में जाके टिक्का लगवाता हूं तो लोग ये कहेंगे कि ये नौटंकी कर रहा है और ये वोट के लिए यहाँ आके हमसे वोट मंदिर में हमने माथा टेका। खान साहब, क्या सॉफ्ट हिंदुत्व की जो छवि अपनाने की कोशिश की गई थी प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से, वो सिर्फ वोट बैंक की सियासत थी? अच्छा आप बताइए, प्रियंका गांधी का एक पुराना एक ट्वीट है और बयान भी है, आप निकाल के देख लीजिएगा। प्रियंका गांधी जी ने कहा था कि अभी तक मैं नेहरू परिवार, गांधी परिवार की बेटी हूं, लेकिन अब मेरी शादी वाड्रा परिवार में हो गई है, तो अब मैं वाड्रा परिवार की बेटी हूं। अब वाड्रा परिवार में आप चली जाइए, अब वाड्रा किस जात बिरादरी, देखिए इसको इनकार नहीं कर सकती आप, हिंदुस्तान में जात बिरादरी नहीं चलती है, पूरी की पूरी जात बिरादरी चलती है, खेप चलती हैं। कोई जाट है, कोई मुसलमान है, कोई अपर कास्ट है, कोई लोअर कास्ट है, कोई दलित है। जब आप वाड्रा फिल्म में चली गई और उसके बाद जब आप मंदिर में जाएंगे तो कोई हिंदू विश्वास नहीं करेगा आपको। आज की डेट में भी प्रियंका गांधी वाड्रा का चिट्ठी जो आती है, प्रियंका गांधी वाड्रा लिखा हुआ था। तो आप जब राजनीति में आई हैं और अब यह नाटक जो शुरू किया आपने, तो ये नाटक किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। डॉली शर्मा जी, आपकी पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ नाटक शुरू किया है और ये किसी को बर्दाश्त नहीं होगा, एमएच खान साहब का ऐसा कहना है। कंचन जी, अगर धरातल पे आज लोगों के लिए कोई पार्टी खड़ी है और अगर हिंदुस्तान को किसी पार्टी ने एक करके रखा है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। और ये लगातार प्रियंका जी को टारगेट क्यों कर रहे हैं? ये सिर्फ इसलिए टारगेट कर रहे हैं प्रियंका गांधी जी को कि आज गरीब की, मजदूर की, किसान की, महिलाओं की अगर कोई आवाज उठा रहा है इस देश में तो प्रियंका गांधी जी उठा रही है। अगर उत्तर प्रदेश में आज उस हर दबे वर्ग की आवाज कोई बन रहा है तो वो मेरी नेता प्रियंका गांधी जी बन रही है। बड़े गर्व से मैं ये कहना चाहती हूँ, क्यों प्रियंका जी इनकी आंखों में खटक रही है? क्योंकि जहां किसी की सुनवाई नहीं होती वहां प्रियंका गांधी है कि नहीं है? आप मना करिए चैनल पर कि वाड्रा नहीं है, वो जाति और धर्म में हिंदुस्तान को बांट रहे हैं। यही आज हिंदुस्तान का, आज यही हिंदुस्तान का मना करिए कि वो वाड्रा नहीं है। आप जैसे मना करिए कि वाड्रा नहीं है। भाई कमाल है यार, आप अपने आप को कुछ भी कहिए, इससे फर्क नहीं पड़ता है। दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का। जाल माल नहीं चलेगा। भारतीय जनता जैसी, आपका तो कहीं अस्तित्व ही नहीं रहेगा। देखिए मैं बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में लड़ाई 3 पार्टियों में होने वाली है। एक सेकंड डॉली जी, बहुत अहम बात खान साहब बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है डॉली जी, आऊंगी। डॉली जी एक सेकंड, ठीक है डॉली शर्मा जी, डॉली शर्मा जी, वक्त कम बचा है, पैनल में सबको समय देना होता है, मत करिए ऐसे। खान साहब के पास मैं वैसे ही पहले नहीं जा पाई हूँ, उनका स्टेटमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएच खान साहब, ठीक है ठीक, सबके स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। खान साहब, बातें कर रही हैं आप। खान साहब, मेरी नेता के लिए गलत बोलेंगे तो मैं कैसे सुनूंगी? ठीक है ठीक है, आप भी करते हैं वही काम, आप भी भारतीय जनता पार्टी के लिए, सपा के लिए, बीएसपी के लिए ऐसे ही बोलती हैं। अब खान साहब को बोलने दीजिए। खान साहब, 2022 में कौन सी 3 पार्टियां हैं? तड़पते उत्तर प्रदेश में किसी ने ऑक्सीजन के टैंकर पहुंचाए तो वो प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहुंचाए। गांधी बात नहीं करते हैं आप। प्रियंका गांधी है, वाड्रा नहीं है। अगर बिहार में साइकिल पर अपने पिता को ले जाने वाली है, ये सब पता है सबको है। आप एक शायर को आपने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया आपने, आपके पास आदमी कहाँ है? कि 2022 में कौन सी 3 इंपॉर्टेंट पार्टीज होंगी? क्योंकि कांग्रेस तो कहीं ग्राउंड पर दिख नहीं रही है मुझे। जी नहीं, मैंने आपको बता दिया जी कि 3 पार्टियों में लड़ाई होगी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बसपा। 3 पार्टियों की लड़ाई होगी। कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी, पता नहीं चलेगा। ठीक है कमर अली जी, कहीं नहीं है। कमर अली जी, खान साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी? आप बीजेपी का एजेंडा लेकर चलते हैं। जो कांग्रेस खड़ी रहती है हर गरीब तबके के लिए, हर उस दबी आवाज के लिए, उसकी चर्चा आप नहीं करती। 70 साल में हमने की थी जब आपकी सरकार बनी थी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में बहुत चर्चा की थी हमने, तब बहुत दिखाया था क्योंकि आपकी सरकार बनी थी। बंगाल में तो राहुल गांधी नजर नहीं आए थे, एक बार गए थे, पूरे बंगाल में वो नजर नहीं आए थे, केरल में लगातार गए थे वो। लेकिन सवाल खड़ा होता है, वायनाड से सांसद है
और अमेठी की बुराई करते हैं तब आप लोग कुछ नहीं कहते हैं। सवाल तो खड़े होना लाजमी है। उत्तर भारत की बुराई करते हैं, लेकिन जब आपकी सरकार, सुनिए ना डॉली जी, जब आपकी सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी जो आज की तारीख में नहीं है, जब आपकी सरकार राजस्थान में जब बनी थी, जो नतीजे आप देख रही है क्या हो रहा है लगातार, जब छत्तीसगढ़ में बनी थी तो हमने तारीफ की थी उसकी, लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस नहीं है ग्राउंड पर, कांग्रेस नहीं है ग्राउंड पर। डॉली जी बुरा मत मानिए, कांग्रेस नहीं है। डॉली शर्मा जी, कांग्रेस कहाँ है? लोगों ने 70 साल इस देश को लूटा है, डिबेट खराब कर रहे हैं, जरा सोचिए डॉली जी। कमर अली जी, आपको टिकट मिलेगा क्या भारतीय जनता पार्टी से? बेशक टिकट मिलेगा, मैं मांगूंगा, बिल्कुल टिकट मिलेगा। मैं गारंटी के साथ आपके चैनल पे कह रहा हूँ बैठ के, ये 70 साल को मुल्क को लूटने वाले लोग जो है 7 साल इनको खल रहे हैं। ये आज हमें एक बात का सिर्फ जवाब दे दीजिए, हमारे बाद जो मुल्क आजाद हुए थे वो विकसित कैसे हो गए, विकासशील क्यों रखा? अच्छा, आपको टिकट मिलेगा क्या कमर अली जी? मैं आपसे कह तो रहा हूँ, क्योंकि 2014 में नहीं मिला, 17 में नहीं मिला, 19 में नहीं मिला। देखिए जिन लोगों ने, मैंने आपको नाम भी गिना दिए, कहिए तो यूपी में क्या किसी अल्पसंख्यक ने टिकट नहीं मांगा होगा 2014 में, 19 में, 17 में? कमर अली जी, कम से कम आप तो इतना साफ बात बोलते हैं, कम से कम एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ ऐसा हुआ है, पार्टी ने ऐसा किया। देखिए मैंने आपसे बता दिया, बराबर मैंने आपसे बताया, तिलहर सीट विधानसभा सीट पे गफ्फार खान साहब ने हमेशा लड़े हैं। गैरुल हसन नकवी साहब को सदर से टिकट दिया गया है, मुख्तार अब्बास नकवी साहब को रामपुर से दिया गया है, आप चौधरी सालम साहब को आजमगढ़ से दिया गया है, मोहम्मद आरिफ खान साहब भी लड़े जो आज गवर्नर है केरल में। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया है। हाँ, अन्य पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा के उनका वोट बैंक हासिल किया है। आप बात करते हैं ताज होटल में बैठ के कि 18% मुसलमान है, 7% यादव हो गया, 18% दलित हो गया, यही दलित की बेटी बैठ के वहां बात करती हैं, और उसके बाद जाति धर्म की बात करने के बाद दोनों लोग गठबंधन करते हैं कि 18% मुसलमान था। क्या समाजवादी सरकार बनती थी, मुलायम सिंह अखिलेश यादव मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते थे? शर्म आना चाहिए अखिलेश यादव जी को और मुलायम सिंह यादव जी को 18% वोट लेके भारतीय जनता पार्टी दिखा के। इस कांग्रेस को शर्म आना चाहिए जिसने भारतीय मुसलमानों का वोट लिया है। आप उसके बाद उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाते हो, प्रधानमंत्री नहीं बनाते, शर्म आना चाहिए ऐसे कांग्रेस पार्टी को। आपने जो मुसलमानों के साथ किया, आपने छल किया है, आपको इसीलिए बर्बाद हो गई है कांग्रेस आज की तारीख में। खान साहब, क्या प्रियंका गांधी को आप हिंदू नहीं मानते हैं, ब्राह्मण नहीं मानते हैं आप? नहीं, मैं क्यों नहीं मानता हूं, वो खुद ही कह रही है मैं वाड्रा हूं। आप अपने आप को खुद कहिएगा। जब मैं कह रहा हूं मैं डॉक्टर एमएच खान हूं, मैं तो एमएच त्रिपाठी पता नहीं रहा हूं, तो हम क्या कह रहे हैं? वो खुद ही कह रही है मैं वाड्रा हूं। नहीं, आप मानते हैं उनको हिंदू या नहीं? अब मौनी अमावस्या में प्रयागराज में डुबकी लगाई थी। नहीं, वो आस्था डुबकी कोई भी नाटक कर सकता है, यही इसी को कहते हैं नाटक। अच्छा, अगर हम मुसलमान होकर जाके आस्था की ड्यूटी लगाते क्या आस्था की डुबकी का नाटक किया था प्रियंका गांधी वाड्रा ने? इसी को नाटक हिंदुस्तान इसी को नाटक करते हैं, कोई नाटक नहीं है, नाटक यही रहता है। आस्था के साथ अगर डुबकी आप लगाएंगे तो आपको उसका पुण्य मिलेगा, लेकिन अगर वोट के लिए डुबकी लगाएंगे तो उसका पुण्य नहीं मिलने वाला है। उसको जनता समझ रही है। आप चिल्ला चिल्ला के कह रही है वाड्रा 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 करते रहिए। आप जाइए किसी चर्च में जाइए, प्रार्थना करिए, चर्च में जाकर प्रार्थना करिए, वहाँ कहिए कि हाँ मुझे ईसा मसीह मुझे सद्बुद्धि दे। ये नहीं है, हम नहीं कह रहे हैं, वो खुद ही कह रही है। हमने कब कहा भाई कि वाड्रा वो हिंदू है? हमने कब कहा? वो खुद कह रही है मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं वाड्रा हूँ। वो कह रही है मैं वाड्रा हूँ, तो वाड्रा वो खुद मान रही है, तो आपको क्या तकलीफ हो रही भाई? आप यहाँ पैनल में बैठ के आपको तकलीफ हो रही है, उनको तकलीफ हो रही है वाड्रा जी को, प्रियंका गांधी वाड्रा जी को तकलीफ हो रही होगी कि मुझे वाड्रा नहीं बता रही है। ये हमारी हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में कहीं अत्याचार हो रहा है तो प्रियंका गांधी वो पहला नाम है। भाई कमाल है, तो आप पहले बात करिए। अत्याचार हो रहा मैं मान रहा हूँ, सारा कुछ हो रहा मैं मान रहा हूँ, लेकिन सवाल बात कहा कि वाड्रा का जोर क्यों आपका ज्यादा है? ये जो नाटक आप लोग कर रहे हो, ये जो नाटक करवा रहे हो आप लोग, ये चलने वाला नहीं। आपसे पूछ के जाएंगे प्रयागराज, प्रियंका जी आपसे पूछ के जाएंगी। चुनाव में गई थी, गंगा में उन्होंने स्नान किया, तो पता नहीं कैसे लोग वहाँ मंदिर में घुसने देते हैं। मुसलमान को तो नहीं घुसने देंगे, दलित को नहीं घुसने देंगे, लेकिन क्रिश्चियन को घुसने दे रहे हैं। ये तो महान देश है ना, ये भारत महान देश है। मुसलमान को नहीं मंदिर में जाने देंगे, दलित को नहीं जाने देंगे,
लेकिन क्रिश्चियन को जाने देंगे? हिंदू मंदिर में क्रिश्चियन भी चला गई और जाएगा। मुसलमानों से भी मिली। अब कैसी पता नहीं क्या बातें है करते हैं आप? कि ये समझ में आता है कौन सा देश है की बातें ये। बंद कीजिए। गंगा जमुनी तहजीब का देश है, इस हिंदू हिंदुस्तान मुसलमान को एक सबकी रखने बात दीजिए। एकता रखने वाला आप देश जैसे है। लोग सबको धर्म और जात में बांटते हैं, पहले हिंदू हसरत मुसलमान में मोहानी बांटते साहब हैं और मथुरा फिर चले धर्म गए और थे। जात में बांटते देखिए हैं। इस कांग्रेस पार्टी में प्रियंका जी के अध्यक्ष थे खिलाफ हसरत बोलते मोहानी हैं। साहब, आप मौलाना प्रियंका हसरत जी के मोहानी खिलाफ उन्नाव पर रहने इसलिए वाले बोलते थे हैं क्योंकि आप और प्रियंका मथुरा जी चले सतीश गए थे, प्रकाश मथुरा जी। में मंदिर में माथा टेका गलत बात मत और करिए। वहाँ के पुजारियों ने उनको बाकायदा माथा टेकवाया, घर में बिठाया। तो क्या मौलाना हसरत मोहानी हिंदू हो गए? नहीं, ये मुसलमान ही थे। हसरत मोहानी का नाम सुना होगा आपने, हसरत मोहानी, मौलाना हसरत मोहानी, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और मथुरा चले गए। मथुरा जाने के बाद मंदिर में पूजा किया, लेकिन नाम नहीं बदल दिया, नाम नहीं बदला उन्होंने। कर रहे हैं आप लोग? आप खास को जानिए ना। हिंदुस्तान को बांट रहे हैं आप लोग। मेरा एक सवाल कांग्रेस से कह रहा हूं मैं बांट रहा कमर अली जी बोलिए, बोलिए कमर अली जी। आप हिंदुस्तान आऊंगी को आपके बांट पास, रहे हैं। जॉली जी, खान साहब पूछ लीजिए प्लीज। जरा सा। हाँ बताइए कमर अली जी, बताइए। हमारी बहन एक बात कांग्रेस की प्रवक्ता एक बात का जवाब देते हैं जरा सा। 39 जब ये मुल्क आजाद हुआ 39% जो था मुसलमान भाई हमारे जो तो गवर्नमेंट सर्वेंट थे और साक्षरता उनकी 90% थी। तो आप ये बताइए कि हमारे मुसलमान को आप कौम को जो ले गए वोट बैंक इस्तेमाल करके पंचर बनाने लायक आपने छोड़ दिया, इस बारे में मेरी बहन कुछ कहना चाहेंगी? और आप इस बात का जवाब दीजिए ना कि 70 साल में 90% नौकरियों में 1% मेरी बहन आप जवाब छोड़ी है। आप इस बात का जवाब दीजिए, इस बात का जवाब नहीं देंगे। कमर जी देखिए ना, आप तो इस बात पे जवाब नहीं दिए मुझे कि 2014, 17 और 19 में क्यों ऐसा हुआ कि उत्तर प्रदेश में किसी अल्पसंख्यक को टिकट नहीं दिया गया। खान साहब बार बार पूछ रहे हैं आपको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, आप वो भी नहीं बता रहे हैं। आपने देखा कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब मंत्री हैं हमारे के, देखिए बराबर से अगर कोई जीत के नहीं आ पाए, जब भी राज्यसभा विधान परिषद उनको भेजा अरे एक दो आदमी को बना देना तो आप पूरा समाज को थोड़ी ना बना दिया है। लेकिन संविधान कहता है कि हर वर्ग के लोगों को आप रखिए, तो आपको रखनी मजबूरी होती है। एमएच खान साहब, ठीक है एमएच खान साहब, एमएच खान साहब ये बताइए क्या मुस्लिम वोटर भारतीय जनता पार्टी के पास खिसकेगा? क्योंकि ये कहीं ना कहीं जरूर एक बोनस होगा बीजेपी के लिए। पूरी रणनीति में नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। और मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रही थी कि जिस तरह विपक्ष ने कहा था कि यूपी का मुखिया बदलने वाला है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। पूरी स्ट्रैटेजी बना ली गई है, चाहे वो समाजवादी पार्टी क्यों ना हो या बीजेपी क्यों ना हो या बीएसपी क्यों ना हो। बीएसपी ने हाल ही में एक बड़ा एक्शन लिया है, कांग्रेस तो खैर कहीं नजर ही नहीं आ रही है। लेकिन क्या मुस्लिम वोटर, ठीक है डॉली शर्मा जी, डिबेट में क्यों बुलाती हैं? डॉली शर्मा जी अगर कांग्रेस इम्पोर्टेंट है, आप क्यों बुलाती हैं? ऐसे इम्पोर्टेंट है। के लिए लोग मरते हैं और खान भारतीय साहब, जनता पार्टी के अरे खान साहब से इतने सवाल नहीं पूछ पाई हूँ, लेने दीजिए मुझे सवाल। डॉली शर्मा जी, मेरी आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी थोड़ी ना है, सबसे सवाल पूछ रहे हैं हम, आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी थोड़ी ना है। ग्राउंड पर आप नजर नहीं आ रहे इसलिए सवाल कर रहे हैं आपसे। कहाँ है ग्राउंड पर कांग्रेस पार्टी? खाली ये ट्विटर में ही देख पाती हूँ मैं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को। ग्राउंड पे तो नजर नहीं आ रहे आप लोग। ग्राउंड पे नजर आते तो मैं समर्थन करती। खान साहब, नहीं तो सपा के प्रवक्ता की तरह मुझे खान साहब समय कम है, आपको आजादी है। डॉली शर्मा जी, खान साहब बताइए ना, क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बार समर्थन मिलेगा अल्पसंख्यकों का? क्या हवा किस तरफ है? मैं आपको पहले ही बताया, अब फिर बता रहा हूं आपको कि कुछ ऐसा होने वाला है 2022 में जो आप हम दोनों लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। चाहे जितनी कोशिश कर ले, कुछ न कुछ बदलाव होगा अवश्य। ऐसा नहीं है कि हाँ एक तरफा आंधी अब चल रही है, वो आंधी अब खत्म हो चुकी है। लोगों का दर्द जो है, ये कोरोना वायरस लोगों को तोड़ दिया है। गांव गांव में देखिए कि घर में 8-8 आदमी मरा हुआ है, एक घर में 8-8 आदमी मर गया है, कोई खाना पूछने वाला नहीं है, कोई दाना। यही लखनऊ से बगल में यहाँ पर एक गांव है जहां पे यादव परिवार है, उनके घर में 8 लोग एक साथ मर गए और न एसडीएम गया, न वहां का विधायक गया, न वहां का कोई प्रतिनिधि गया और न कोई शासन का आदमी गया। बताइए क्या होगी स्थिति? और किसी पार्टी का आदमी कोई नहीं गया, कोई पूछने नहीं गया बेचारे कि आपके वहां 8 लोग मर गए हैं। तो ऐसी भयावह स्थिति पूरे गांव में, सारे गांव में उत्तर प्रदेश की फैली हुई है। स्थिति क्या होगी ये आप आश्चर्यचकित होंगे, हम भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ये कोई कह नहीं सकता है। और ये तो डाइवर्जन है। आप तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी। खान साहब, मैं कह रहा हूं ना, आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप, कौन आ गया, ये कौन लोग आ गए, अब कैसे सरकार बनेगी? और ये जो
बीजेपी के लोग ये सब मीटिंग वोटिंग कर रहे थे, ये तो डाइवर्जन है। अच्छा। लोगों का मूड डाइवर्ट हो जाए, लोगों का दिमाग डाइवर्ट हो जाए। क्लोजिंग के लेकिन टूवर्ड्स अभी बढ़ रहे हैं। लोगों ठीक है खान साहब, समय कम है। सतीश प्रकाश जी, मैं आपका क्लोजिंग कमेंट चाहती हूँ, क्योंकि देखिए करीब 20% मतदाता मुस्लिम है और बीएसपी इन सब जगहों में कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है सर, और विपक्ष की भूमिका क्या निभा पाएगी बीएसपी? नहीं, अब आपने सर्टिफिकेट दे दिया ना कि बीएसपी को विपक्ष में रखेंगे। नहीं, ये आप कैसी बात कर रही है? देखिए, महामारी का समय है। महामारी को, कोरोना में ऐसा नहीं है कि उसने एक जानबूझ करके देख करके मुस्लिम लोग बाग उससे पीड़ित हुए हो। कोई भी वर्ग, सभी लोग बाग पीड़ित हुए हैं। सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ऐसी स्थिति में सरकार से ये उम्मीद कर रहे थे लोग बाग, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है उसका, और जाति धर्म के नजरिए से मत देखो। इस बार उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिक्स है वो पोलराइजेशन पर आधारित नहीं होगी या धर्म या जाति पर आधारित नहीं होगी। यहाँ दुख दर्द की व्यवस्था होगी और लोग इसको देखेंगे कि सरकार आखिर किस वजह से भी। डॉली शर्मा जी, कितनी सीटें आएंगी कांग्रेस की इस बार 2022 विधानसभा चुनाव में? क्या तैयारी है, रणनीति आप लोगों की क्या है? सीटें बता दीजिए। अभी सभी ये कह रहे हैं कि इस बार के नतीजे आश्चर्यचकित करने वाले होंगे, और लगातार जिस तरीके से कांग्रेस ने साथ दिया है आम आदमी का, तो जरूर उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस में विश्वास जताएगी। कमर अली साहब, 300 प्लस का नारा लग रहा है उत्तर प्रदेश में। नहीं, बेशक जो हमने नारा लगाया हम कामयाब हैं, क्योंकि हमें जनता के ऊपर भरोसा है। और देखिए, जैसे बात निकलती है भारतीय जनता पार्टी में, तो उनको अपने तरफ देखना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कोई परिवार की पार्टी नहीं है। तो परिवार वाले लोग अपने परिवार की फिक्र करें। मुल्क की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमने सरकार बनाई, हम बराबर बनाएंगे, हम काम कर रहे हैं। कहीं गलतियां हो सकती हैं, बिल्कुल मैं आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूं, जिन लोगों ने गलतियां करी उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। गलतियां नहीं है, वहाँ पे अपराध है, हत्या के मुकदमे चलने चाहिए। आप पे परिवार, मैंने आपसे कहा भारतीय जनता समय की पार्टी कमी के है, लोग मैं हैं, लास्ट स्टेटमेंट पर पहुंच रही हूँ, ओवर टाइम हो चुका है। खान साहब, एक छोटा सा एनालिसिस कर दीजिए। सभी पार्टियां दावा ठोक रही हैं कि 2022 में उनकी सरकार बनेगी, लेकिन जो यूपी की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये भी नहीं कह सकते हैं कि प्रचंड बहुमत के साथ कोई पार्टी आने वाली है। बिल्कुल सही, आपकी बात से मैं 102% सहमत हूं इस बात से कि ये कोई कह नहीं सकता है। मैंने कहा ना आपको, आश्चर्यचकित कर देगा। आप सोच भी नहीं सकते कि क्या हो गया है, क्योंकि जो हालात ये कोरोना काल में हुआ है, जिनको सिलेंडर नहीं मिला, गैस की वजह से मर गए, जो लोग दवा नहीं मिला, दवा की वजह से मर गए, जो प्रबल दावेदार थे किसी भी पार्टी के थे, उनको सहायता नहीं मिली उस पार्टी से, तो उस पार्टी के साथ खड़े नहीं है। जनता फैसला देगी, जनता फैसला करेगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कंचन का अभियान में। और जिस तरह से अल्पसंख्यकों को लेकर राजनीति हो रही है और बार बार ये कहा जा रहा है, समझिए उत्तर प्रदेश में 20% यानी कि 20% मतदाता जो है वो मुस्लिम वोटर है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिसीजन मुस्लिम वोटर तय कर सकता है। 2014 रहा हो, 17 रहा हो या 19 रहा हो, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। क्या इसका फर्क आने वाले 2022 में देखने को मिलेगा या किसी मुस्लिम को फिर से टिकट दिया जाएगा? ये देखने और समझने की जरूरत है। इसी के साथ मेरे साथ कंचन का अभियान में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़।